Yes guys, good evening. See, today we are going to start economics and our first chapter is chapter 3 demand. First chapter, chapter 1 हम लोग नहीं कर रहे, नहीं तो इकोनॉमिक्स से आपका मन उठ जाएगा, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ये फुल ऑफ मार्केट का चैप्टर है और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो हम रूटीन लाइफ में गलत बोलते हैं। देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक्स को अगर आपको समझना है तो मार्केट के सबसे बड़े फैक्टर्स दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई को समझना ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स इसलिए आपको इनिशियली टफ लगता है क्योंकि इकोनॉमिक्स अपनी भाषा बोलता है। जो मार्केट की आम भाषा जो हम लोग बोलते हैं वो इकोनॉमिक्स उसकी उल्टी भाषा बोलेगा। इकोनॉमिक्स बोलेगा मैं ये बोल रहा हूँ भाई, मेरा डेफिनेशन ये है, आपको इस तरह बोलना है जब इकोनॉमिक्स के हिसाब से बोल रहे हो, ठीक है। डिमांड में भी 5 चीज़ें आ जाती है तब जाके डिमांड बोलते हैं। आप नॉर्मली डिमांड तो क्या बोलेंगे, सर इस चीज़ का मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है या ज़्यादा मांग है, अगर हिंदी में डिमांड को मांग बोलेंगे, इतना ही। लेकिन उसके पीछे भी 5 चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स समझना है। तो सबसे पहले आपको डिमांड और सप्लाई, इसको बोलते हैं 2 फैक्टर्स, इसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। दीज आर द 2 मार्केट फोर्सेस which exist in the market, that is demand and supply, and without this study of economics is incomplete. इसके बिना आप इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं कर पाओगे। देखो, डिमांड एंड सप्लाई आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अमॉन्ग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। A person cannot have analytical power without explanation of demand and supply in economics. बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी बंदा जो इकोनॉमिस्ट है उसे अगर इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करनी है, तो पहले उसको डिमांड और सप्लाई तो समझना ही होगा। Therefore, explanation of 2 market forces called demand and supply is necessary. और इस चैप्टर में हम लोग डिमांड का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, अब असली चीज़ चालू हो रही है। सी, डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी। मज़ा आएगी, ध्यान देना। पहले रीड कर लेते हैं। डिमांड क्या है? कॉमोडिटी की क्वांटिटी। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी विच अ बायर, जो हम लोग हैं बायर, कस्टमर डिज़ायर्स, इज एबल, विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द quantity of commodity for which buyer, अब यहाँ देखो, for which buyer desires, is able, willing to buy at a given price at a given point of time। मतलब डिमांड 5 फैक्टर से बन रहा है, 5 चीज़ों से बन रहा है। क्या? सबसे पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले क्या? सबसे पहले आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। फिर मैं मस्ती मजाक में बोलता हूँ, आपकी औकात होनी चाहिए। इज़ एबल मीन्स एबिलिटी। एबिलिटी मतलब आपके जेब में पैसा होना चाहिए भाई। इच्छा है तो बहुत सारी है, लेकिन वो इच्छा पूरी करने के लिए आपको, अब इच्छा है, औकात भी है, एबिलिटी भी है। अब विलिंग टू बाय, ठीक है, आपको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। मेरे पास, मेरी सबसे पहले तो जनरली क्या डिज़ायर है, ठीक है। फिर क्या है? इज़ एबल, एबिलिटी, ठीक है। आई एम विलिंग और नॉट विलिंग, मैं खरीदना चाहता हूँ कि नहीं खरीदना चाहता हूँ। एट अ गिवन प्राइस, इस प्राइस पे जो अभी प्राइस चल रहा है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय। तो डिमांड आपके 5 चीज़ों से बनता है। आपकी डिज़ायर इज़ एबिलिटी, एबल होना चाहिए, विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज़ अ डिमांड। सो डिमांड इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर विच बायर desires, is able, willing to buy at a given price at a given point of, this is called demand। अब डिमांड इकोनॉमिक्स की भाषा ये बोलती है, ठीक है। सी, डिमांड इज दस डिटरमाइंड बाय 5 फैक्टर्स, और फैक्टर्स को यहाँ पे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं फैक्टर्स को, ठीक है। नेमली डिजायर, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय at a particular price and at a particular point of time. All these 5 factors are essential to define demand। एक भी फैक्टर निकल गया तो आपकी डिमांड की डेफिनेशन अधूरी हो जाएगी, ठीक है। ये 5 फैक्टर ज़रूरी है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब दैट इज़ अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो फैक्टर डिमांड को
कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं यहाँ पे ध्यान देना। डिमांड को, मार्केट की डिमांड को, जो कस्टमर की डिमांड है उसको कौन से फैक्टर्स, क्या चीज़ें इफेक्ट करती है, मतलब क्या डिटरमिनेंट्स हैं डिमांड के। तो दो ही मेन फैक्टर्स होते हैं, पहला है प्राइस और बाकी दूसरा होता है अदर देन प्राइस। पहला फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? प्राइस। दूसरा क्या है? अदर देन। बाकी जो भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो प्राइस के अलावा होते हैं, बाद नहीं, प्राइस के। पहला फैक्टर है प्राइस, दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, ठीक है, जो डिमांड कम ज़्यादा करवाता है, ठीक है। और बाकी के जो फैक्टर्स हैं उन्हें कहा जाता है अदर देन। देखो, आपकी इच्छा है, ठीक है, मेरी इच्छा हो रही है प्यूमा का जूता लेने के लिए, ठीक है, मैं पहुंच गया प्यूमा की दुकान पे, मेरे पास 10,000 थे अंदर, आई एम एबल, मेरी खरीदने की भी इच्छा है, लेकिन वो बोल रहा है भाई 20,000 का जूता है, बट आई एम नॉट एग्री विद दैट प्राइस। उस समय मैं उस प्राइस पे एग्री नहीं हो रहा हूँ, मेरी इच्छा है लेकिन मेरी एबिलिटी भी, एक तरह से तुम बोल सकते हो कि हमारी 20,000 की औकात नहीं है, या फिर 20,000 भी है, 20 क्या 1,00,000 रुपया भी है, लेकिन 20,000 खर्चने की इच्छा नहीं है। कोई भी एक फैक्टर अगर निकल गया तो आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही। समझ में आया? तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपकी पैसा खर्चने की इच्छा होनी चाहिए एट दैट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। उस समय, उस भाव पे आप खरीदने के लिए अगर रेडी हो जाते हो, खरीदने के लिए रेडी हो जाते हो, और आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, एबिलिटी मतलब आपकी औकात होनी चाहिए, आपके जेब में पैसा होना चाहिए और पैसे खर्चने की इच्छा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आपके पास आपकी इच्छा है, आपके पास पैसा है, ठीक है, आपकी खर्चने की इच्छा नहीं है, पैसा खर्चने की इच्छा नहीं है, ठीक है। अब मैं प्यूमा की दुकान पे जा रहा हूँ, मैं माइंड पे सोच के गया हूँ कि मुझे 10,000 तक जूता लेना है, तो 10 का 11-12 भी होगा तो मैं ले लूँगा, क्योंकि अगर 10 तक, लेकिन अगर 20,000 का जूता मेरे को अच्छा लग रहा है तो आई एम एबल, मेरी औकात है, लेकिन मेरी खर्चने की इच्छा नहीं, मेरी खर्चने की इच्छा नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, या पता नहीं 10th में एग्जांपल दिया था कि कोरोना के टाइम पे, ठीक है, मैं एक जूता मुझे पसंद आया, ठीक है, जो भी न्यू जूते आते थे मैं एक बार देख लेता था, ये वो, तो 6,000 का जूता था, और कोरोना के समय भी मेरी इनकम चालू थी, मेरी ट्यूशन्स चालू थे ऑनलाइन वगैरह। तो जैसे ही 2-3 महीने हुए, मतलब उस समय 2-3 महीने के बाद थोड़ा रिलीफ मिला था, मार्केट खुल गया था, और ये अब पहले तो जब कोरोना पीक पे चल रहा था, जब सब बंद हो गया था, तब तो ये सोचा रहे कुछ भी फालतू पैसा खर्चना ही नहीं है, ये वो, ठीक है। लेकिन फिर जब जैसे जैसे खुल गया और पैसा हाथ में आने लगा, तो मैं एक बार विज़िट करने चला गया, तो मुझे जूता जो चाहिए था वो मिला भी, नया जूता आया था, अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उस समय मेरे पास पैसे भी थे, और पहले वैसे भी मैं एक बार चक्कर मार के आया था, भाव पूछ के आया था, अब दूसरी बार लेने ही गया था। सब फाइनल होने के बाद मैंने बोला नहीं लेना। मेरी पैसे खर्चने की इच्छा उस समय मर गई कि मैंने बोला वो 6,000 भी रखते हैं, क्या पता कहीं काम आ जाए भाई, कोरोना चल रहा है, कोई गारंटी नहीं किसी चीज़ की, तो वो मैंने छोड़ दिया था उस समय, क्योंकि मेरे पैसे खर्चने की इच्छा नहीं थी। समझ में आया? और वही जूता मैंने 6 महीने के बाद जब दिसंबर में सेल में आया था तो 3,000 का हो गया था, और तभी ऑलमोस्ट मार्केट अच्छे से खुल गई थी और लंबा पीरियड हो गया था क्योंकि फिर जो सेकेंड स्ट्राइक हुआ था वो तो फेब से लेके ठंडियों के टाइम पे बाद में हुआ था, लेकिन तब तक मार्केट अच्छी चल रही थी, ठीक है, मार्च तक भी सब कुछ खुला था, मुझे याद है 2021 में, लेकिन उससे पहले मार्केट अच्छी चल रही थी। तो मैंने दिसंबर में फिर वो जूता सेल में आया था, 40% ऑफ में था, 3-3,500 का मैंने ले लिया। तो पैसा तभी भी था, पैसा बाद में भी था, लेकिन मेरी पैसे खर्चने की इच्छा नहीं थी। समझ में आया? सी प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है। मैंने आपको बोला कि दो ही फैक्टर मेन होते हैं, पहला होता है प्राइस और दूसरा होता है, अब ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। देखो, तुम जो मार्केट के, ये आपको पता ही होगा सबको, जब जब किसी भी चीज़ का मार्केट में भाव ऊपर गया है, प्राइस ऊपर गया है, प्राइस राइजेस, तो आप क्या बोलते हो? डिमांड उसकी, आप जनरली आम लोग यही बोलेंगे,
आप कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो ना, लेकिन इकोनॉमिक्स अगर नहीं जानता होगा, इवन इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे हमसे भी काफ़ी बार निकल जाता है, टीचर्स से भी, ठीक है। क्योंकि आम दुनिया यही बोलती है कि भाव जब ऊपर, कोई भी भाव महंगा हो जाएगा तो आपकी तरफ से क्या होगा, धीरे धीरे मार्केट की डिमांड, और किसी भी चीज़ का भाव अगर नीचे आ रहा है तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन प्राइस के साथ कभी भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलते। जब फैक्टर प्राइस आता है ना, जब फैक्टर, किस फैक्टर की वजह से डिमांड की बात कर रहे हैं, प्राइस, जब प्राइस फैक्टर की बात कर रहे हैं तब डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज नहीं होता है, नहीं तो हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है। जब जब प्राइस फॉल होगा, नीचे गिरेगा, ठीक है, आपका डिमांड एक्सपैंड होगा, इंक्रीज नहीं होता। अगर आप इंक्रीज बोल रहे हो तो गलत है। एक्सपेंशन अलग चीज़ हो जाती है, रबर एक्सपैंड होता है ना, स्प्रिंग एक्सपैंड होती है, रबर एक्सपैंड होता है, ये अलग होता है, इंक्रीज अलग होता है, ठीक है। तो जब जब प्राइस फॉल होगा, मार्केट में भाव गिरेगा, घटेगा, तो आपका प्राइस, आपका डिमांड शाहरुख खान बनेगा, ठीक है, डिमांड एक्सपेंड होगा, ठीक है। और जब जब आपका प्राइस राइज होगा तो आपका डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें ठीक है, इसमें हमको ठंडी लगेगी। तो ये मेन मुद्दा है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना, इसमें गलती हो जाती है। एक बार बहुत पहले स्कूल के अंदर एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था इकोनॉमिक्स के टीचर का ही, और बहुत एक्सपीरियंस टीचर भी थे, आई थिंक कहीं और जगह काम करते होंगे। मैंने उनको बोला आपकी मर्ज़ी से जो भी टॉपिक करवाना है, तो ज़्यादातर टीचर है ना यही टॉपिक उठाता है, क्योंकि इकोनॉमिक में अगर और कोई टॉपिक बच्चे को करवाया तो बोलेगा बच्चा इसने इकोनॉमिक्स बराबर करवाया ही नहीं, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा, तो उसका फीडबैक यही आएगा कि इसको इकोनॉमिक्स पढ़ाने नहीं आता है। तो ज़्यादातर टीचर यही उठाते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस टीचर से भी ये गलत निकल गया। जबकि अगर मैं उनसे पूछूं कि प्राइस राइज होगा तो बोलेंगे हाँ डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते निकल जाता है कि प्राइस अगर राइज हुआ तो डिमांड डिक्रीज, डिक्रीज वर्ड इसके साथ नहीं आता है। ये खास आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज़ जो आपको लग रही है, काफ़ी बार आगे चल के अगर आपको हाई रेंज के ऊपर इंटरव्यू में पूछी जाएगी और आप बोलोगे इंक्रीज या डिक्रीज, तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक जनरल नॉलेज की बात हो रही है कि वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला जाता। समझ में आया? तो जब जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कम हो जाएगा, और प्राइस जब घटेगा, प्राइस फॉल्स, डिमांड एक्सपैंड। ये दुनिया का उसूल है, ठीक है। ये दुनिया का उसूल है कि जब जब प्राइस घटता है तो डिमांड एक्सपैंड हो जाती है, और जब जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिवाय कुछ इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स होते हैं। इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स का भाव जब अगर कम होता है तो आप उसे और नहीं खरीदते, आप उसे और, यहाँ पे रूल का एक एक्सेप्शन होता है, वो हम बाद में देखेंगे। चलो देखो पहला फैक्टर है, मतलब पहला डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ योर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या सर्विस। Price of a concerned good is the most important determinant of its demand. When price of a good falls, a rational consumer will buy more. Rational consumer मतलब जो सोच समझ के परचेसिंग करता है, ठीक है। एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा अगर भाव घटा तो, ठीक है। मतलब ज़्यादा खरीदेगा मतलब डिमांड एक्सपेंड्स लिखा हुआ है। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स नहीं है, वो प्राइस राइजेस है, वहाँ पे करेक्शन करो नीचे। व्हेन प्राइस राइजेस, ठीक है, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, भाव ऊपर चला गया तो क्या करोगे भाई, खरीदी कम कर दोगे। रैशनल कंज्यूमर विल बाय लेस, इसका मतलब है डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। आया समझ में? तो पहला और तुम्हारा मेन फैक्टर है, जो मेन डिटर्मिनेंट है, दैट इज़ योर प्राइस। और प्राइस ही सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने मस्ती मजाक में पहले भी बोला है ना, अरे मुझे चीज़ बहुत पसंद आई, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, प्राइस, और लेबल घुमा के जब देखा, वहाँ से हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। सिवाय जिसके पास दुनिया में अंधा पैसा और बिना सोच समझ के खर्चा करते हो, भाई पैसा खुटने वाला नहीं है, समुंदर है घर पे, तो बात अलग है कि वो टैग नहीं देखते, पैक कर दो, ठीक है, आ गया तो। बाकी
90% तो लोग टैग दिखेंगे कि क्या कीमत है और क्या कीमत नहीं है। कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि इसलिए टैग देखते हैं कि भाई सस्ती चीज़ नहीं आ गई हो, भाई ये मेरे स्टैंडर्ड के खिलाफ है, ये भी होता है। उसको बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स, उसको प्रेस्टिजियस गुड्स बोलते हैं, जो हमारी लग्जरियस लाइफ को दिखाने के लिए होता है, स्टेटस। आप अगर कम कीमत वाली गुड्स लोगे तो आपका प्रेस्टीज डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे आजकल, जैसे नीता अंबानी है, नीता अंबानी के पास 350 करोड़ रुपए का आईफोन है, गोल्ड प्लेटेड, डायमंड्स गोल्ड प्लेटेड वगैरह होगा। 350 करोड़ रुपए में एक चार्टर्ड प्लेन आ जाता है खुद का, ठीक है। तो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ प्रेस्टिजियस गुड्स। है तो आईफोन ही, लेकिन वो गोल्ड प्लेटेड है, 350 करोड़ का फ़ोन है, ठीक है। तो वो प्रेस्टिजियस गुड्स है, आपका स्टेटस बताता है। समझ में आया? जिसे काफ़ी बार होता है, लोग डिमांड करते हैं, जैसे आजकल शादियों में सिंगर्स सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तो काफ़ी बार वो लोग डिमांड करेंगे कि हमको ये गाड़ी में ही पिकअप करना है, ड्रॉप करना है, यही गाड़ी चाहिए भाई, मेरे को जैगुआर ही चाहिए, को रेंज रोवर ही चाहिए, ठीक है। जैगुआर तो सस्ती हो गई अभी के लिए, नहीं तो पहले जैगुआर ही चाहिए, या मुझे रेंज रोवर ही चाहिए, या लैंड रोवर ही चाहिए, या मुझे पोर्श चाहिए, ठीक है। वो गाड़ी आएगी तो वो क्या है, वही इस गाड़ी से उतरे। और देखते हो ना आप लोग इंस्टा पे, यही देखते हो कि ये सेलिब्रिटी इस गाड़ी से उतरा, ये उस गाड़ी से उतरा, ठीक है, ये मर्सिडीज से उतरा, ठीक है। तो वो क्या है? दीज आर द प्रेस्टिजियस गुड्स। ये जितना भी हम लोग महंगा महंगा खर्चा करते हैं, वो सब स्टेटस के गुड्स है, जिसको प्रेस्टिजियस गुड्स कहा जाता है। समझ में आया? तो अब दूसरा, अदर डिटरमिनेंट्स, मतलब प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, चलो प्राइस को छोड़ तो साइड में रखते हैं, उसके अलावा जो भी फैक्टर्स है उसको बोलते हैं अदर देन प्राइस, उसे अदर देन प्राइस कहा जाता है। और पहला क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, ठीक है। टेस्ट और प्रेफरेंस मतलब वही जो आप जानते हो, टेस्ट मतलब वो टेस्ट खाली खाने की बात नहीं हो रही है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में आपका टेस्ट बदल गया, मतलब कल कोई आप पर्टिकुलर चीज़ों की डिमांड कर रहे थे, अब 3-4 महीने के बाद किसी और चीज़ की डिमांड कर रहे हो, तो लोगों का टेस्ट बदल गया, तो वो स्टॉक कहाँ जाएगा भाई? डिमांड बदल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे, टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। These are associated with her or his likes and dislikes, ठीक है। इंसान के लाइक्स और डिसलाइक्स पे डिपेंड है। If a person is fond of reading, ठीक है, her or his preference for reading will change with the age। सीधी सी बात है कि पर्सन को अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो उम्र के साथ उसकी बुक्स की चॉइस बदलेगी। अब आपने बुक का एक स्टॉल डाल दिया बिना मार्केट सर्वे किए कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, इस शहर के अंदर बूढ़े ज़्यादा हैं कि यंग पीपल ज़्यादा हैं, ठीक है। अब सपोज़ बूढ़े ज़्यादा हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, बच्चे और यंग पीपल नहीं हैं, और आपने नॉवेल्स और स्टोरी बुक्स डाल दी, तो क्या बूढ़े थोड़ी रीड करेंगे? बूढ़े लोग नहीं रीड करेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मार्केट सर्वे करना है। अगर आप यंग एज में हो तो लोगों को, मतलब बच्चों को स्टोरी बुक्स रीड करना अच्छी लगेगी। आप एडोलसेंस में हो, टीन एज में हो, तो आपको नॉवेल्स अच्छी लगेगी। और आप ओल्ड एज में हो तो आपको स्पिरिचुअल बुक अच्छी लगेगी, होली बुक्स अच्छी लगेगी, भगवान की बुक अच्छी लगेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है? एज के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। देन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, देखो इनकम और डिमांड का देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। डायरेक्ट का मतलब होता है इनकम ऊपर जाएगी तो डिमांड भी ऊपर जाएगी, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। और प्राइस, इससे पहले जो हमने प्राइस देखा था, फर्स्ट फैक्टर, मेन फैक्टर, प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा याद रखना, मैडम ध्यान दो, प्राइस और डिमांड के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। There is a inverse relationship between price and there is a inverse relationship between price and demand। प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड घटेगा नहीं, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इकोनॉमिक्स की भाषा में कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैसे आम इंसान को बोलोगे घटेगा तो चलेगा, मतलब वही होता है। लेकिन आप घटेगा, क्योंकि आपके दिमाग में घटेगा आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओगे, तो आप गलत मत बोलो।
जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड एक्सपेंड होगा. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. इनकम ऊपर जाएगी, लोगों की इनकम ऊपर जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है. ठीक है, डिमांड करोगे, पैसा होगा तो डिमांड करोगे. और इनकम अगर घट जाएगी, जैसे कोरोना में मंदी आ गई ना, लोग ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे थे, उसी को मंदी बोलते हैं. लोगों के पास पैसा नहीं था ऐसा नहीं है. लोग जब ट्रांजैक्शंस करना बंद कर दें, मार्केट में लेन देन करना बंद कर दें, पैसा जब घूमना बंद कर दे तो उसे मंदी बोलते हैं. समझ में आया? लोगों के पास कोरोना के अंदर भी बहुत सारे लोगों के पास पैसा था. मैं प्रूफ देता हूँ. क्या प्रूफ है? गाड़ियों का सेल देख लो, गाड़ियों का सेल देख लो. ठीक है, और गाड़ी पानी से नहीं चलती है, सूरज से नहीं चलती है, पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल डालना पड़ता है भाई. ठीक है, गाड़ियों का सेल देख लो. 6 महीने का 2020 मार्च में हिट किया था जब बंद हुआ था. ठीक है, उसके बाद से अगले 6 महीने का आप सेल देख लो, ऊपर गया है. मैंने देखा था, प्राइस भी लगभग ऊपर गया होगा क्योंकि अगेन डिमांड बढ़ गई थी. ठीक है, सो इनकम अगर ऊपर जाती है तो डिमांड भी ऊपर जाती है, इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगा. देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. और मैंने क्या बता रहा था आपको, रिसेशन के बारे में बता रहा था, मंदी के बारे में बता रहा था. देखो, मंदी का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी इनकम बंद हो गई या क्या. मंदी का मतलब होता है मार्केट में ट्रांजैक्शंस बंद हो जाना, पैसा घूमना बंद हो जाना. जैसे बॉडी के अंदर ये खून रुक गया तो पैरालाइज हो जाएगा, डेथ भी हो जाएगी. ठीक है, खून घूम नहीं रहा है इसलिए सर्कुलेशन ज़रूरी होता है. वैसे ही मार्केट के अंदर पैसा घूमता रहेगा तो सभी सुखी रहेंगे. ये पैसा घूमना चाहिए, पैसा किसी का ही नहीं है, पैसा घूमते रहना चाहिए खून की तरह, तो मार्केट जीवित रहेगा. ठीक है, पैसा यहाँ से वहाँ गया तो वो भी आगे खर्चेगा ना, यहाँ से वहाँ गया तो वो भी खर्चेगा, वहाँ से वहाँ गया तो वो भी खर्चेगा, ऐसे घूमता रहेगा और सभी जीवित रहेंगे. और किसी एक के पास रह गया तो फिर मार्केट में मंदी आना चालू होती है, जिसको रिसेशन बोलते हैं. और मंदी जब लंबे समय तक चलती है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं. मंदी के 2 पार्ट होते हैं कि कुछ समय तक चली तो वो रिसेशन है, और लंबे समय तक तो लोग वैसे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको डिप्रेशन बोलते हैं. वो डिप्रेशन एक्चुअली अलग है, लेकिन मैंने कनेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर मंदी हुई मार्केट में तो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, उसको डिप्रेशन बोलते हैं. लेकिन वो डिप्रेशन अलग होता है और ये इकोनॉमिक का डिफरेंस अलग है, डिप्रेशन अलग होता है. ठीक है, समझ में आया? देखो, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम. When income of the consumer falls, her or his demand for a good falls. Thus, there is a direct relationship between income and demand. However, there are some goods known as inferior goods in economics whose demand decreases with the increase in income. अगर देखो, मेरे पास जैसे जैसे रुपया बढ़ता गया, जैसे जैसे मेरे पास मेरी लाइफ में पैसा आता गया, मैं पहले सादे कपड़े पहनता था, सिंपल, नॉन ब्रांडेड. अब मैं ब्रांडेड कर रहा हूँ. तो क्या हो रहा है, जो लो क्वालिटी गुड्स मैं कंज्यूम करता था, मेरी इनकम अगर जैसे बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन मैं लो क्वालिटी गुड्स को छोड़ दूंगा. देखो यहाँ पे क्या था, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. आपकी इनकम ऊपर जाएगी तो आपकी डिमांड भी ऊपर जाएगी. लेकिन जब आपके पास बहुत कम पैसा था, आप गरीब थे, तो आप लो क्वालिटी गुड्स यूज़ कर रहे थे. मतलब एक गरीब समझ लो कि गेहूँ यूज़ नहीं कर सकता, वो बाजरी यूज़ करता है, तो बाजरी क्या हो गया, लो क्वालिटी गुड्स हो गए. अब उसकी इनकम बढ़ गई तो वो और बाजरी नहीं खरीदेगा, वो जाएगा वीट लेने, वो अपनी क्वालिटी चेंज करेगा. समझ में आया? तो जो इन्फीरियर, इनकम बढ़ जाने से इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो होते हैं ना, उसकी डिमांड ऊपर. जनरली हमने क्या देखा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, राइट. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड, इनकम ऊपर जाएगा तो डिमांड भी ऊपर जाएगा. लेकिन जब इनकम ऊपर जाता है तो इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स का डिमांड ऊपर, जो लो क्वालिटी गुड्स थे उसका डिमांड ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है. Thus these goods are exceptions to the direct relationship between income and demand. तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ जाता है. ठीक है, एक्सेप्शन ये आया, मतलब यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा है. जनरली रूल क्या बोलता है, इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी. लेकिन जब इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स की डिमांड इंक्रीज नहीं होती. समझ में आया? ओके, चलो.